हेलो ऑल, वेलकम बैक टू एक्सप्रेस होम्स। दिस साइड आदित्य गुप्ता। मेरे पास काफ़ी ऐसी क्वेरीज आती हैं कि जिसमें बात होती है कि इंडियन इकोनॉमी अभी कहाँ स्टैंड करती है इन बिटवीन ऑल द ग्लोबल इश्यूज दैट आर हैपनिंग, जिसमें कि बीट योर यूक्रेन वॉर, बीट योर इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बीच में हम बात करेंगे कैसे इंडियन इकोनॉमी विल मूव फॉरवर्ड इन फाइनेंशियल ईयर 26। तो इसकी बात करेंगे हम विद द जीडीपी की सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं आपको। y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, मीनिंग दैट हमारा जो जीडीपी है वो टोटल कैलकुलेशन में अगर देखें तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 4 मेन कंपोनेंट्स: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की, जो कि अभी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है। So stay tuned and don't miss out this video, as this will help you understand about the Indian economy's resilience. तो हम स्टार्ट करते हैं विद स्टेटिंग अ वेरी नॉर्मल फैक्ट दैट इन फाइनेंशियल ईयर 25 हमारी रियल जीडीपी जो है वो 6.5% के हिसाब से बढ़ी है। सो वी कैन कंफर्टेबली से दैट हमारी जो रियल जीडीपी है दैट इज़ एक्चुअली नॉर्मलाइज्ड नाउ, और वो प्री पैंडेमिक लेवल पे आ गई है। सो नाउ स्टार्टिंग विद कंजम्पशन। सो कंजम्पशन इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ योर जीडीपी ग्रोथ। मतलब कि 60% जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है उसकी जो वैल्यूएशन है 60% कम्स फ्रॉम कंजम्पशन। तो अभी तक एक ट्रेंड चल रहा था हमारी इंडियन इकोनॉमी में दैट कंजम्पशन वाज एक्चुअली बीइंग रैटल्ड विद प्रीमियमाइजेशन, मीनिंग दैट प्रीमियम आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, बी इट योर प्रीमियम लग्जरी हाउसिंग, बी इट योर ड्यूरेबल गुड्स, तो ये मेन आपके थे जिसकी वजह से प्रीमियमाइजेशन इन कंजम्पशन हो रहा था। तो दिस एक्चुअली लेड टू योर मिडिल क्लास एज वेल एज योर लोअर मिडिल क्लास बीइंग लेफ्ट आउट, एज प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे आपके हाई एंड इंडिविजुअल्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे, वो इन्वेस्ट कर रहे थे। तो अब क्या हुआ कि इन सबको देखते हुए गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ वेरी गुड स्टेप इन फाइनेंशियल ईयर 26 बजट, जिसमें कि इन्होंने अपना जो टैक्स स्लैब है वो अपना चेंज कर दिया है, और दूसरा जो एग्जेम्पशन है वो 7 लाख से 12 लाख रुपए कर दिया है। तो दिस एक्चुअली टर्न्स आउट दैट जो लोग 12 लाख रुपए तक कमा रहे हैं तो उनकी अब एनुअल जो सेविंग है वो कुछ 80,000 रुपये तक की होगी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप, एज दिस विल एक्चुअली गिव अ बेटर बैंडविड्थ टू द वंस हु आर अर्निंग अप टू 12 लाख रुपीज़, कि वो वाले जो पैसे हैं वो अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में बढ़ा सके। और दूसरा अगर हम देखते हैं कि मेजर जो कंजम्पशन थी वो ड्राइव आपकी कर रही थी फूड इन्फ्लेशन की वजह से। मतलब कि जो आपकी कंजम्पशन बास्केट है, बी इट योर मिडिल क्लास, बी इट योर लोअर मिडिल क्लास, तो जो आपकी 60% ऑफ योर कंजम्पशन बास्केट जो इन लोगों की है वो जाती है फूड एक्सपेंडिचर पे। तो अभी हमने देखा था कि एज इन्फ्लेशन जो आपकी ओवरऑल ग्लोबली जो बढ़ रही थी, तो सिमिलरली इन्फ्लेशन वॉज वेरी हाई इन इंडियन इकोनॉमी एज वेल। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि 60% और 70% जो पैसा लोग कमा रहे थे वो उनके फूड में जा रहा था। तो जैसे ही हमने देखा कि अब फूड इन्फ्लेशन हैज़ कम डाउन, एंड इज ऑल्सो प्रेडिक्टेड बाय आवर IMD एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दैट फाइनेंशियल ईयर 26 विल हैव नॉर्मल मॉनसून्स। तो अब इस नॉर्मल मॉनसून्स की वजह से आपका अगर क्रॉप यील्ड्स जो हैं उनकी प्रोडक्टिविटी और जो यील्ड्स हैं वो कहते हैं कि इम्प्रूव होंगी, तो आपकी सप्लाई जो है इन द मार्केट दैट वुड बी सफिशिएंट। तो दिस विल एक्चुअली हेल्प इन ईजिंग द फूड इन्फ्लेशन एज वेल। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि विद रिडक्शन इन द फूड इन्फ्लेशन जो पैसा आपके बच रहा है, बिकॉज जो अभी तक पैसा फूड के लिए जा रहा था वो पैसा बच के विल बी स्पेंट ऑन अदर ड्यूरेबल गुड्स एज वेल। So this also bodes well for the consumption expenditure and for the Indian economy as a whole. Third important point is that as food inflation and overall inflation जो है कहते हैं that is easing, तो आपका जो monetary policy committee है that is actually formed by the RBI, जो कि आपका रेपो रेट जो है in the market कहते हैं कि वो डिसाइड करते हैं। Now what is repo rate? Repo rate is something which is the rate at which the banks they actually borrow money from the RBI. तो अभी फरवरी 2025 में रेपो रेट जो है दैट वाज रिड्यूस्ड बाय 25 बेसिस पॉइंट। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कहते हैं कि एज द बैंक्स विल बी एबल टू टेक मनी फ्रॉम द RBI एट अ लोअर कॉस्ट, तो वो मार्केट में भी कम पैसों में लेंडिंग रेट कम करके आगे दे पाएंगे। सो दिस विल ऑल्सो बोड रियली वेल फॉर द consumption as well as for the investment. So it is also expected that in financial year 26 there will also be a reduction by about 50 to 75 basis point in the repo rate. So this
actually summarizes our consumption. That consumption may with lower tax rates by the government in financial year 26, your lower food inflation and lower repo rate will actually be very helpful for increase in consumption by the people, so which will actually be very important for the economy as a whole. Now let's come to a second important component, which is your investment. अब investment में अभी तक हमने देखा है कि post pandemic जो major drivers हैं of investment, that was your government and household. Household का जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में बात करा है कि where household savings has actually increased and जो investment by the household in tangible assets थे वो भी काफी बढ़ गए थे. So if you haven't seen that video, you can go to my channel and you can actually see that video as well. So coming back to the main point where अभी तक post pandemic जो भी recovery हुई है in investments, that was actually being taken by the government and by the household. अगर हम प्री पैंडेमिक 2020 से पहले की बात करें तो ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो कुछ 1.7% ऑफ द जीडीपी था. अब ये फाइनेंशियल 25 में इट हैज कम टू अबाउट 3.1% ऑफ द जीडीपी, which is actually a very high increase. Similarly, in financial 26 as well, it is being said that government is going to keep it at 3.1% of the GDP only. Will actually have a very positive impact because it is not just कि investment कौन से साल में हुई है, but it also has a very multiplier effect. Meaning कि जो भी investment आप आज कर रहे हो in productivity, in infrastructure, so इसका impact आप over the years feel करते हो. तो this is the multiplier effect which will be at play where the government has actually taken the stand. So now with your government and household sectors investing in your capital expenditure, अब एक मेन कंपोनेंट और जो मेन सेक्टर रह जाता है वो है आपका प्राइवेट सेक्टर का. हमने देखा है कि ओवर द इयर्स प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर that has actually declined and we have seen that private sector की जो major investments हैं अब के टाइम पे वो आ रही हैं आपकी ड्वेलिंग्स में, बिल्डिंग्स में, रियल एस्टेट में, विच एक्चुअली शोज दैट पोस्ट पैंडेमिक जो इतना बूम है रियल एस्टेट में वो कहाँ से आ रहा है. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं. एंड एट द सेम टाइम इनकी जो इन्वेस्टमेंट इन योर इक्विपमेंट्स, मशीनरी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट हैज़ कम डाउन. तो प्राइवेट सेक्टर का ये टाइम है बिकॉज द गवर्नमेंट कैन ओनली एक्ट एज अ फैसिलिटेटर and can only do so much. So it is the private sector which has to come in and has to pull up their socks in order to invest in the economy. तो दो major factors के बारे में बात करेंगे जो indicators है which will actually show that private sectors are now at a very comfortable position where they can actually invest in the economy. So one is your deleveraging ratio. Deleveraging का मतलब होता है your debt to GDP ratio. Debt to GDP ratio has come down significantly, which shows that the balance sheets of the private sector is actually at a very strong position. And second is your median gearing ratio. Median gearing ratio is nothing but it is your debt to net worth ratio of every private sector. So that has actually come down from 1.05 times in 2015 to about 0.5 times in 2025. So all these factors are actually indicating that private sector can actually, they can come up and they have the bandwidth to invest in the economy. And second important factor where the private sector can be facilitated is by the lenders, which are our banks. तो 2018 से 21 के बीच में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अबाउट 3.3 लाख करोड़ की रिकैपिटलाइजेशन, मतलब इतना पैसा पंप इन करा था बैंक्स में, which actually helped them improve their balance sheets. And also second important indicator is your GNPAs, which is your gross non-performing assets. Gross non-performing assets होता है कि जितना बैंक ने पैसा लेंड करा उनमें से उनको कितना वापस आया और जितना वापस नहीं आया वो उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जाता है. तो दिस रेशियो हैज एक्चुअली कम डाउन फ्रॉम अबाउट 11%. So it is expected that in financial year 26 it will be around 2.5%. So these factors are actually indicating that private sector has the bandwidth now to actually invest in the economy and can actually take this forward. So thank you so much. If you have liked this video, don't forget to subscribe, like and share this video. In the upcoming videos, we will be talking about your middle class consumption theory and many more of such videos are in the lineup. So stay tuned and thank you so much.